ठीक है बेटा, लॉग जो है y इक्वल लॉग ए बेस पे x, ठीक है, ये चीज हो गई। इसका मतलब क्या होता है हिंदी में? हिंदी में मतलब होता है y की वैल्यू वो नंबर है, y की वैल्यू वो नंबर है जिस तक a को रेज करें तो x मिल जाए। y की वैल्यू वो नंबर है जिस तक a को रेज करें तो x मिल जाए, ये इस चीज का मतलब जो y इक्वल log ax लिख रखा है। ठीक है, अब देखो, अगर कोई तुमसे पूछे कि y इक्वल log 10 बेस पे 100, इसके अंदर y की क्या वैल्यू होगी, क्या बता पाओगे? और जो ये a लिखा हुआ है इसको बेस ऑफ log बोलते हैं, बेस। हाँ जी, बताइए, नीचे जो नंबर लिख रखा है y इक्वल log 10 बेस पे 100, तो यहाँ पे y की क्या वैल्यू होनी चाहिए? log का मतलब है 10 कितनी? 10। 10 वो जिस पावर तक रेज करें, अच्छा अगर तुम्हें रेज का मतलब मल्टीप्लाई लग रहा है, ये वो नंबर है जिस पावर तक मल्टीप्लिकेशन में नहीं। बताइए, फिर बताइए, जिस पावर तक ए को रेज करें, जो बेस में है उसकी क्या पावर हो कि अंदर ब्रैकेट में लिखी हुई वैल्यू मिल जाए? बताओ रोहित। ये सर 10 ही होगी। स्क्वायर कर दो 10 की सर। पावर 10। सर स्क्वायर। सर विकास स्क्वायर क्या बोले? होगा। ठीक है, यस सर स्क्वायर होगा। स्क्वायर सॉरी होगा। विकास क्या बोले थे? स्क्वायर हो जाएगा सर। स्क्वायर। यस सर। ठीक है, तो y की वैल्यू 2 हो जाएगी। स्क्वायर होना नहीं बोल, हाँ 10 का स्क्वायर होएगा, ठीक है, और y की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो इस लॉग का आंसर 2 आ जाएगा। तब आप ये भी कर सकते हो y इक्वल 2 लॉग बेस पे 8, ये कर सकते हो। 8, यस सर। सर 8 है की वैल्यू 3। बिल्कुल, y की वैल्यू 3 है। y की वैल्यू 3 हो जाएगी। ठीक है, ये लॉग का बहुत बेसिक यूज हो गया। अब जो है एक और चीज है, y इक्वल अगर लॉग 10 बेस पे 2 आपसे पूछेंगे तो आप नहीं बता पाओगे, ऐसे वर्बली नहीं बता पाओगे, जैसे 2 और 3 आपने बता दिया, बिल्कुल नहीं बता पाते। ठीक है, अब इसका आंसर निकालेंगे। एक चीज मेरे को याद आ गई कि ln की बात क्लियर कर लेते हैं। ln x क्या होता है और log x क्या होता है? देखो, ऊपर तो बेटा मैं बेस लिख रहा हूँ बार बार 10, नीचे बेस लिख रहा हूँ। अगर मैं कहीं पे आपसे log 3 करके 9 पूछता तो इसके भी आंसर आप बताए थे कि 3 होता है सर। ठीक है, बेस में स्पेसिफाई कर रहा हूँ हर बार। यहाँ पे नीचे कोई बेस नहीं लिखा बेटा, जब यहाँ पे बेस नहीं लिख रखा ना, तो ln x क्या होता है? ln x होता है log e बेस पे x। ठीक है, e एक नंबर होता है 2.718, इतनी इसकी वैल्यू होती है। आगे इनफाइनाइट नंबर्स तक, इनफाइनाइट प्लेसेस तक जा रही होती है, डेसिमल के बाद इनफाइनाइट प्लेसेस तक, मतलब बिल्कुल नेवर एंडिंग वैल्यू है। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। और अगर यहाँ पे भी आप देखोगे कोई बेस नहीं दे रखा है, जब कोई बेस ना दे रखा हो और लॉग लिख रखा हो तो बेटा ये चीज है log 10 बेस पे x। ठीक है, ओके, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। इसके अलावा, सर हाँ सर जी, ई को क्या कहते हैं? ई को यार पता नहीं क्या कहते हैं, मतलब मेरा मैथ्स कमजोर है ना, मुझे ज्यादा नहीं पता। वैल्यू पता है भाई बहुत है, क्लास के बाद ना गूगल से देख के बता दूंगा क्या होता है। ठीक है, ई नंबर है। जहां तक देखो केमिस्ट्री में जो यूज करना है, कोई नहीं पूछने वाला कि ई क्या है। मैथ वाले भले ही पूछ सकते हैं कभी कि ई का नाम क्या है, हमको तो यूज करना है जस्ट। और ई भी यूज करना नहीं पड़ता केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री में ये यूज करना पड़ता है कि ln x इक्वल 2.303
log x। हम तो क्या करते हैं, जैसे ही ln दिखता है उसको log x में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि हम अभी क्या करने वाले हैं, कुछ वैल्यूज याद करने वाले हैं। हम जो है कुछ वैल्यूज याद करेंगे log की, क्योंकि मैंने जैसे ऊपर लिखा कि y इक्वल log 10 बेस के ऊपर 2 नहीं बता सकते लॉजिक से, क्योंकि हमें पता ही नहीं किस पावर तक लेके जाए कि 2 मिल जाए। इसलिए बेटा हम लोग एक लिस्ट बना लेंगे log 1 से 10 तक की वैल्यूज की, log 1 to 10 की वैल्यूज की। मे बी मैंने किसी दिन किसी और चैप्टर में भी करवाई हो, लेकिन इसके अंदर आज थोड़ा सा log पढ़ रहे तो रिपीट कर लेते हैं। ठीक है, log 1 जो होता है बेटा, log 1 0 होता है, log 2 जो है 0.3 होता है, log 3 0.47 होता है, log 4 0.6 होता है, log 5 0.69 होता है, log 6 जो है बेटा 0.77 होता है, log 7 0.84 होता है, log 8 0.9 होता है, log 9 0.95 होता है। ठीक है, तो अब आप बता पाएंगे कुछ कन्वर्जन्स करके। अब यहाँ पे जैसे log 10, यहाँ पे y की वैल्यू क्या होगी 0.3, log 10 बेस पे 2। ठीक है, और अगर यहाँ पे कहीं भी इनमें यहाँ कोई आपको बेस नहीं दिख रहा, इसका मतलब 10 इज द बेस। ठीक है, सब में 10 इज द बेस, 10 बेस पे बात करें, सिर्फ log x लिखने का मतलब 10 बेस पे बात चल रही है। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। इसके बाद एक और चीज है, अब जो है y इक्वल log 18 कोई पूछे आपसे, आप कहोगे अब फिर से 10 तक की वैल्यू याद करी थी, 9 तक याद करी थी, log 10। 10+8 कैसे कर सकते हैं? हाँ मैं बताता हूँ, बस यही बताऊंगा, बिल्कुल कुछ ऐसे ही तोड़ के इस नंबर को तब करेंगे, लेकिन 10 प्लस नहीं करेंगे बेटा। इसको क्या करेंगे, log 9 इंटू 2 और log 6 इंटू 3, ये कर सकते हैं, तब हम कुछ कर पाएंगे। देखो क्या कर पाएंगे, दो आइडेंटिटी होती है लोग की, वो कहती है log log m इंटू n है ना बेटा कोई चीज, तो उसको लिख सकते हो आप log m प्लस log n। और अगर बेटा कोई चीज है log m डिवाइडेड बाय n, तो इसको लिख सकते हो log m माइनस log n। तो जो ऊपर वाली प्रॉपर्टी है, ऊपर वाली प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को यूज करके आप 9 गुना 2 को log को तोड़ सकते हैं। ठीक है, ये ऊपर वाली यूज करके यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इस वाले के लिए ऊपर वाले 9 इंटू 2 के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, y इक्वल log 9 प्लस 2 log 2 प्लस log 2। तो log 9 की वैल्यू 0.95, इसकी वैल्यू 0.3, आंसर आ जाएगा बेटा 1.25। y इक्वल 1.25 आएगा इससे। अगर यही आइडेंटिटी इस पे अप्लाई करूंगा, इससे थोड़ा सा आंसर अलग आएगा। क्या आएगा, log 6 प्लस log 3। log 6 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.77 और log 3 की वैल्यू हो जाती है 0.47। तो इन दोनों से आंसर आता है 1.24। ठीक है, यहाँ से y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1.24, उधर से आ रही 1.25। दिस इज बिकॉज ये जो log की वैल्यूज हैं, ये भी कुछ ऐसी कुछ कुछ वैल्यूज हैं जो बहुत आगे तक जाती है। ठीक है, तो हमने अप्रोक्सीमेशन ले लिया, 2 डिजिट से आगे मैंने किसी के अंदर नहीं लिखा है, क्योंकि जरूरत नहीं पड़ती है, अप्रोक्सीमेट आंसर आ जाता है, आपका ऑप्शन मैच हो जाएगा। ठीक है, सब्जेक्टिव पेपर नहीं दे रहे कि 4-5 डिजिट तक निकाल के आए, और 2 डिजिट तक इनफ होता है, इसलिए मैंने आंसर अप्रोक्सीमेट दोनों को सही होगा ना सर? हाँ दोनों का सही होगा। एक्चुअली यहाँ पे तो फिर भी 1.24 और 1.25 जितना गैप आ रहा है, क्योंकि बिल्कुल बेसिक चीज है। अपने पास क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन आता है 0.47 इंटू मान लो 300 का मल्टीप्लीकेशन आ रहा है। ठीक है, और मतलब किसी भी लेवल की कुछ भी कैलकुलेशन आ रही हो, कुछ भी उल्टी सीधी, ठीक है, इससे जो आंसर आने ना वो ऑलमोस्ट 2 डिजिट तक अप्रोक्स आ जाता है, 2 डेसिमल तक, 0 के बाद। ठीक है, तो
बिल्कुल सही आता आंसर, उसकी टेंशन मत लीजिए। चलो यही है लॉग, बस इतना ही है, मतलब हमारे जो काम आएगा। बाकी तो लॉग अनंत है, मैथ के अंदर से कितना पढ़ लो, लेकिन हमारे काम आने वाले बेटा इतना ही लॉग है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आयनाइजिंग सॉल्वेंट मैंने आप लोगों को बता दिया होगा, आयनाइजिंग सॉल्वेंट बताया था। चलिए, यहाँ भी नहीं है सर, क्या होता है आयनाइजिंग? सर एक बार शॉर्ट रिवीजन करवा दीजिए। पीछे का? यस सर। यार पीछे का तो शॉर्ट रिवीजन, यार देखो इशू ये है कि पीछे का, एक सर बात के क्लास लिए, के लास्ट में, सर क्लास के लास्ट में करवा दीजिए हाँ सर। क्लास के लास्ट में कर दूंगा फिर, ठीक है क्लास के लास्ट में बता दूंगा। अभी तो जो है समय की पहले ही नजाकत समझे, और समय नहीं बचा है, क्योंकि इस लेक्चर को आयनिक को मैंने 9 लेक्चर का मान के सोचा था, और वो जो है दोनों मिला के था, केमिकल और आयनिक, तो हम पहले ही टाइम लूज कर चुके हैं, तो हमें कवर अप भी करना है। ऐसा नहीं है कि आधे ही टाइम में अब कर दूंगा, लेकिन कवर अप करना है, तो थोड़ा मतलब टाइम बचा के चलना है, ताकि टाइम से चीजें हो जाए। चलिए, टाइप्स ऑफ या डिफरेंट डिफरेंट एसिड बेस कंसेप्ट्स, डिफरेंट एसिड बेस कंसेप्ट्स, डिफरेंट एसिड बेस कंसेप्ट्स जो है बेटा, देखो दुनिया में क्या हुआ, पुराने समय में जितने भी साल पहले लोगों ने कुछ चीजें पाई, उनने कहा कि ये चीज एसिड होती है और ये चीज बेस होती है। फिर किसी ने कहा कि डेफिनेशन का है, कोई नई चीज आएगी तो उसको कैसे पहचानेगी एसिड है कि बेस है। तो फिर साइंटिस्ट वगैरह लोग ने डेफिनेशन शुरू करी, डेफिनेशन देनी शुरू करी कि ये चीज एसिड है और ये चीज बेस है। ठीक है, सबसे पहले कोई आए, उन्होंने डेफिनेशन दी, उनकी डेफिनेशन के हिसाब से और नए एसिड और बेस आइडेंटिफाई हो गए, लेकिन कुछ चीजें बच गई जो उनकी डेफिनेशन में तो फिट नहीं हो रही, लेकिन एसिड बेस की प्रॉपर्टी दिखाती है। तो फिर अगले लोग आए, उनने कुछ और डेफिनेशन दी, उससे क्या हुआ, कुछ और चीजें एसिड बेस में आइडेंटिफाई हो गई। ठीक है, तो ऐसे करके 3 थ्योरीज आई। मैं तीनों थ्योरीज आपको एक ही जगह पे कंपेयर करके बता रहा हूँ, तीनों थ्योरीज एक ही जगह पे कंपेयर कर लेते हैं। तो पहला जो है ये एसिड का कॉलम और ये बेस का कॉलम। मैं कोई डेफिनेशंस नहीं लिख रहा, जो जो स्टेटमेंट्स हैं उनकी, मैं सिर्फ तुम्हें बेसिक मतलब बता रहा हूँ। सबसे पहले आरएनएस आए, ताकि तुम जब कंपेयर करके पढ़ोगे तो तुम्हें याद रहा करेगा कि कौन सी चीज, कौन सा कंसेप्ट क्या बोलता है। आरएनएस बोलते हैं कि H+ gives H+ in water। अगर ऐसा है, कोई चीज ऐसा कर रही है तो बेटा वो एसिड है। और बेस के लिए उन्होंने कहा गिव्स OH- in H2, ठीक है, इन वाटर। उसके बाद ब्रॉन्स्टेड आए, ब्रॉन्स्टेड ने कहा, ब्रॉन्स्टेड कुछ डिफरेंट चीज लेके आए, ब्रॉन्स्टेड लॉबरी, ये कंसेप्ट था, ब्रॉन्स्टेड लॉबरी कंसेप्ट। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि H+ डोनर इज एसिड, बस H+ डोनर क्या होता है, एसिड होता है, और H+ एक्सेप्टर बेस होता है। ठीक है, ठीक है, ये होते हैं H+ डोनर और H+ एक्सेप्टर प्रोसेस, अभी समझाऊंगा इनका मतलब क्या है। उसके बाद लेविस आए, लेविस ने कहा, ये सिर्फ कंपेयर करके टेबल ऐसे लिख दिए ताकि आपको हमेशा याद रहे, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, और लेविस के हिसाब से बेस होते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए,
इनके एक एक एग्जांपल यहीं पे लिख देते हैं, फिर उनके डिसोसिएशन डिस्कस कर लें। डिसोसिएशन जो भी कोई रिएक्शन मिल रहा है बेटा, इसका एग्जांपल ये हो गया NaOH, इसका एग्जांपल दोबारा HCl, लेकिन यहाँ पे इसका एग्जांपल NH3, यहाँ पे इसका एग्जांपल NH3, और बेटा इसका एग्जांपल है BF3। ठीक है, चलिए सबसे पहले आर्हेनियस का एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। आर्हेनियस आर्हेनियस के बेटे एसिड की अगर बात करूं तो एसिड कौन है आर्हेनियस का? HCl। ये जो है पानी में डालेंगे, एक्वस करेंगे, तो ये क्या दे देगा? H प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस। ठीक है, ये चीज हो गया मेरा आर्हेनियस एसिड। बेटा NaOH जो है वो क्या है? मेरा आर्हेनियस बेस है, पानी में डालोगे आपको क्या कर देगा? Na प्लस के साथ OH माइनस दे देगा। OH माइनस अगर कोई चीज दे देगी तो वो बेस है। ये लो, ये क्या आ गया? ये H प्लस दिख गया आपको ये वाला, और ये क्या हो गया? OH माइनस, तो आर्हेनियस एसिड बेस हो गया। ठीक है, ब्रोंस्टेड लॉवरी में आते हैं। ब्रोंस्टेड लॉवरी में क्या है? ब्रोंस्टेड लॉवरी केस में ब्रोंस्टेड लॉवरी में देखो बेटा, एसिड तो वही है कि HCl जो है H प्लस क्रिएट करेगा और ये कहीं ना कहीं डोनेट हो जाएगा, कोई ना कोई यूज कर लेगा इसको, तो H प्लस डोनर कहते हैं। ब्रोंस्टेड लॉवरी कहते हैं कि H प्लस डोनर होता है, तो HCl H प्लस क्रिएट करेगा, वो कहीं और जाके रिएक्शन करेगा, जहां भी रिएक्शन करेगा वहां पे इसने डोनेट कर दिया। ठीक है, लेकिन H प्लस एक्सेप्टर का केस वो थोड़ा सा अलग है। देखो H प्लस एक्सेप्टर के केस में क्या होगा? HCl प्लस NH3। अब यहाँ पे जो है H प्लस, देखो यहाँ पे इसने डोनेट किया, एक ही बात है, ऐसे ही यहाँ पे टूटेगा H प्लस प्लस Cl माइनस, और जाके इस NH3 के लोन पेयर से पेयरिंग करके इस पे अटैच हो जाएगा प्लस Cl माइनस। तो देखो H प्लस डोनेट तो इसने किया, ये डोनर हो गया, एक्सेप्टर कौन हुआ? ये एक्सेप्टर हुआ। तो बेटा इस केस के अंदर दिस इज ब्रोंस्टेड लॉवरी बेस, NH3 इज ब्रोंस्टेड लॉवरी बेस बाय दिस डेफिनेशन, कि जो कोई H प्लस एक्सेप्ट करेगा वो ब्रोंस्टेड लॉवरी बेस है। ठीक है, उसके बाद आता है बेटा लेविस एसिड का किस्सा, लेविस एसिड बेस का। तो ये जो है ये इलेक्ट्रॉन पेयर के बारे में बात करता है। उसके लिए आप ये कंपाउंड देखिए BF3, ये कंपाउंड है। ठीक है, इस बेटा BF3 के अराउंड वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ऑक्टेट पूरा होने के लिए 8 होने चाहिए। इसके पास एक ऑर्बिटल भी है खाली। ठीक है, इसके बाद इसके पास क्या आता है? इसके पास आता है NH3। NH3 जो है इसके अराउंड 8 इलेक्ट्रॉन्स है, इसके अराउंड 8 इलेक्ट्रॉन्स है, 8 इलेक्ट्रॉन्स है। 8 कहाँ पे? 1 2 3 4 5 और 6, और बाकी के 2 ये रहे लोन पेयर। ठीक है, लोन पेयर भी हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के अंदर काउंट होगा। अब बेटा देखो इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका नहीं है। तो ये क्या कहता है कि अगर हम इसकी शेयरिंग कर ले, इस लोन पेयर की अगर हम शेयरिंग कर ले और कुछ ऐसा बॉन्ड बना ले कि हम दोनों के बीच में एक बॉन्ड आ जाए, ठीक है, उस बॉन्ड की वजह से इस तरफ क्या हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, F F F, और इस पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। थोड़ा सा चार्ज जरूर आ जाएगा, लेकिन हम देखेंगे कि बेटा देखो इस नाइट्रोजन के 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे, ये जो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बोरोन में भी काउंट होंगे और नाइट्रोजन में भी। नाइट्रोजन के पूरे और बोरोन के भी पूरे हो गए, दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ऑक्टेट कंप्लीट, इसका भी बेटा ऑक्टेट कंप्लीट, ऑक्टेट कंप्लीट। जैसे ही ऑक्टेट कंप्लीट हुआ अब ये स्टेबल हो गए। तो बेटा यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो है बोरोन, बोरोन ने क्या किया बेटा? BF3 ने एक्सेप्टेड लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन पेयर भी बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रॉन पेयर। इसने क्या किया है? इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट किया है, तो बेटा दिस इज कॉल्ड ए लेविस एसिड। जबकि इसने क्या किया है? लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया है, डोनेट के केस में दिस इज ए लेविस
बेस। बोलो बेटा, किसी को डाउट है इन सब बातों में? ये हो गए आपके कंसेप्ट्स, ठीक है। इन कंसेप्ट्स के पास क्या आता है, ठीक है, आप अब इन डेफिनेशंस को यूज करके कहीं पे ही पहचान सकते हो कौन सी चीज आरएनएस एसिड है, कौन सी चीज आरएनएस बेस है, ठीक है। वन मोर थिंग, कोई भी किसी से भी रिएक्शन कर सकता है, ठीक है। लेविस बेस आरएनएस एसिड से रिएक्शन कर सकता है, ठीक है, आरएनएस एसिड से रिएक्शन दे देगा, ठीक है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि बेटा एसिड और बेस के तो नेचुरल नेचर है कि कोई चीज एसिड है। एसिड और लेविस एसिड में देखो, एसिड, लेविस एसिड इज ए डेफिनेशन टू आइडेंटिफाई एसिड, ठीक है। ये सारे के सारे एसिड है, ठीक है, सारे के सारे एसिड है। हर व्यक्ति ने अपने हिसाब से एसिड को डिफाइन किया, बस एसिड तो एसिड है और बेस बेस है, उनका अपना नेचर होता है। वो लिटमस पेपर को रेड एंड ब्लू कर देते हैं, उनका अपना नेचर होता है, ठीक है। लोगों ने अपने अपने तरीके से डिफाइन कर रखा है कि ये चीज होगी तो एसिड है, ऐसा होगा तो एसिड है, ठीक है। तो ये अलग अलग कंसेप्ट हैं। बस जब आप इन रियल लाइफ एक ही चीज चलती है कि बेस एसिड से रिएक्ट करता है, उसे इस बात से कोई मतलब नहीं कि आप कौन से कंसेप्ट से लेके आ रहे हो। एसिड प्लस बेस विल रिएक्ट, ठीक है। कोई भी आप लेके आ रहे हो तो कोई ऐसा नहीं कि एसिड में और लेविस एसिड में कोई डिफरेंस है, सिर्फ डेफिनेशन है। दोनों ही मतलब एसिड तो एसिड है ही, एसिड लेविस एसिड इज एसिड, सिंपल। एक डेफिनेशन है जो उसको लेविस एसिड बनाती है कि कोई एक एसिड ऐसा हो सकता है। देखो ऑल एसिड्स, सारे के सारे जो एसिड्स हैं उनके अंदर से कुछ लेविस डेफिनेशन से आइडेंटिफाई हो जाते हैं, कुछ ब्रोंस्टेड लॉवरी से हो जाते हैं, कुछ आरएनएस से हो जाते हैं। पूरे के पूरे जितने भी एसिड हैं वो 3 कैटेगरीज में बट गए, अलग अलग डेफिनेशन से आइडेंटिफाई हो रहे हैं, बस है सब एसिड ही। ओरिजिनली एवरीवन इज एसिड, ठीक है शुभम? समझ में आया भाई? एसिड और लेविस एसिड में कोई डिफरेंस जैसा कुछ नहीं है, सारे के सारे एसिड होते हैं, वो अलग अलग डेफिनेशंस पे डिफाइंड है। तो कुछ एसिड्स हैं जो लेविस डेफिनेशन से आइडेंटिफाई किए जाते हैं कि वो लोग लोन पेयर एक्सेप्ट करते हैं, इसलिए एसिड कहलाते हैं। टाइप्स ऑफ एसिड एंड बेस on the basis of number of H plus slash OH minus they can produce, ठीक है। अभी क्या करेंगे बेटा, हमको क्या करना है, H plus OH minus गिनना है बस। एसिड पे आता है, एसिड के केस में क्या करेंगे बेटा, फर्स्ट है मेरा मोनो। अब क्या है, एसिड के यहाँ पे नाम में आता है बेसिक, ठीक है, मोनो बेसिक एसिड। बेटा मोनो का मतलब होता है वन, वन का मतलब यह है कि इट विल गिव्स 1 H प्लस पर मॉलिक्यूल। अगर ऐसा कोई एसिड है तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, मोनो बेसिक एसिड बोलते हैं। इसका एग्जांपल क्या है, HCl। HCl के अंदर क्या है, एक ही तो H मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा बेटा अगर मैं बात करूं डाई बेसिक, डाई का क्या मतलब होता है, 2 मतलब होता है सर। तो इस केस के अंदर बेटा मुझे क्या होगा, 2 H प्लस मिलेंगे, 2 डाई बेसिक एसिड, डाई बेसिक एसिड, ठीक है। दिस गिव्स बेटा 2 H प्लस पर मॉलिक्यूल, ओके। दिस विल गिव 2 H प्लस पर मॉलिक्यूल। बेटा एग्जांपल देखो, H2SO4 और दूसरा एग्जांपल H2CO3। इनके अंदर आपको दिख रहा है सर इसमें भी 2 H है, इसमें भी 2 H है और डोनेट करने के लिए 2 H है, ठीक है। तो 2 H प्रोड्यूस कर सकता है तो डाई बेसिक हो जाएगा। बेटा ऑन द सेम सिमिलर लाइंस अगर आपके पास ट्राई बेसिक लिखा है, ट्राई बेसिक एसिड, तो बेटा ये क्या करता है, इट गिव्स 3H प्लस पर मॉलिक्यूल, 3H प्लस पर मॉलिक्यूल हो जाएंगे, तो ये ट्राई बेसिक कहलाएगा। इसका एग्जांपल क्या बेटा, H3PO3, इसके अंदर 3 H है डोनेट करने के लिए, ठीक है। इसके बाद बेटा अगर बेसिस पे आएंगे तो ऑलमोस्ट सिमिलर सा चलता है बेसिस का केस, सिर्फ एक डिफरेंस होता है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऊपर क्या है
एसिड के अंदर बेसिक बोल रहे हैं, यहाँ पे बेसिस के अंदर एसिडिक बोलेंगे। पहला अगर बात करूं मैं तो क्या है, मोनो एसिडिक क्या बेस। ये क्या करते हैं बेटा, OH माइनस किडनीस में एक OH माइनस पर मॉलिक्यूल अगर मिलेगा तो वो कहलाएगा बेटा मोनो एसिडिक बेस। ठीक है, एग्जाम्पल क्या बेटा इसका, NaOH। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक OH डोनेट करने के लिए। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्या है बेटा, डाई एसिडिक बेस। डाई एसिडिक बेस, इसके अंदर क्या होगा, 2OH मिलने लग जाएंगे, 2OH माइनस पर मॉलिक्यूल, 2OH माइनस पर मॉलिक्यूल। ऊपर जो है ये 1OH है, 10 जैसा लग रहा था मुझे तो मैंने ठीक कर लिया, 1OH। ठीक है, इसमें दो मिल जाएंगे, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा बेटा, CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसी की तरह अगर तीसरे बात करेंगे ट्राई एसिडिक बेस का, ट्राई एसिडिक बेस ये क्या करेगा बेटा, ये 3OH माइनस दे देगा आपको, 3OH माइनस पर मॉलिक्यूल। ठीक है, एग्जाम्पल होता है बेटा इसका AlOH थ्राइस। किसी को डाउट इन बातों में तो बताएं, वरना कंजुगेट पे चलते हैं। चलिए, कंजुगेट एसिड और बेस की मेरे को बात करनी है, कंजुगेट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो कंजुगेट्स के बारे में हल्की सी चर्चा कर लेते हैं। तो कंजुगेट की ना बेटा डेफिनेशन लिख रहा हूँ, कंजुगेट एसिड और बेस की। कंजुगेट एसिड, ठीक है, डेफिनेशन को अलग अलग रंग से लिख रहा हूँ, अलग अलग पार्ट्स। ठीक है, स्पीसीज फॉर्म्ड बाय गेन ऑफ ए प्रोटोन। प्रोटोन क्या होता है, H+ कोई बेटा प्रोटोन बोलते हैं, इज कॉल्ड कंजुगेट एसिड। ठीक है, ऑफ किसका कंजुगेट एसिड, ऑफ द बेस हु गेन्ड द प्रोटोन, जिसका प्रोटोन इसने गेन किया उसका कंजुगेट एसिड ये कहलाएगी, जिस बेस ने एक्सेप्ट किया। बेटा कंजुगेट बेस क्या है, कंजुगेट बेस है स्पीसीज फॉर्म्ड बाय लॉस ऑफ ए प्रोटोन इज कॉल्ड कंजुगेट बेस। किसका कंजुगेट बेस, ऑफ द एसिड हु लॉस्ट द प्रोटोन। ठीक है, ये हो गया। अब इसका मतलब समझते हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है एक रिएक्शन लिखते हैं, रिएक्शन CH3COOH प्लस बेटा इसके अंदर NH3 मिक्स किया, क्या मिल जाएगा, CH3COO माइनस प्लस NH4 पॉजिटिव। बेटा इनमें से इनको मैं कैसे आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, ये देखिए, ये जो है इसको मैं लिख रहा हूँ, क्या ये स्पीसीज H+ लूज करके बनी, स्पीसीज फॉर्म्ड बाय लॉस ऑफ ए प्रोटोन। CH3COH के अंदर से सर एक प्रोटॉन H, कैसे लॉस्ट हो सकता है, वो तो निकलता ही नहीं है एटम में से। भैया प्रोटोन का मतलब देखो ऊपर लिखा था H+ है, H+ इज इक्वल टू प्रोटोन, बिकॉज हाइड्रोजन क्या होता है, ये न्यूक्लियस, इसके अंदर एक प्रोटोन और इसके अंदर बाहर एक E, दिस इज कॉल्ड H। अगर ये इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाए तो मेरे पास क्या बच जाएगा सर, एक न्यूक्लियस उसके अंदर प्रोटोन, तो सर ये है मेरा H+। सो H+ इज नथिंग बट अ प्रोटोन। ठीक है, क्लियर। एच वाले केस में ही सिर्फ प्रोटॉन का होगा ना, बाकी किसी केस में नहीं होगा ना। हाँ, बाकी केस में नहीं निकाल सकते, बाकी केस में नहीं निकाल सकते। प्रोटोन इज H+, बस इतना है। ठीक है, स्पीसीज फॉर्म्ड बाय लॉस ऑफ प्रोटोन, वो क्या कहलाएगी, अब मेरे को ये बता दो।
ऊपर डेफिनेशंस लिख रखी है। एंड दिस इज अ स्पीशीज formed by species formed by gain of a proton। NH3 ने एक प्रोटॉन H प्लस गेन किया तो ये स्पीसीज बनी है। बताओ भाई ये क्या कहलाएगी? कोई आइडिया? कॉन्जुगेट एसिड। पहला वाला कहलाएगा नहीं, बेस conjugate, कहलाता है। हाँ, पहला बेस और कहलाएगा। दूसरा वाला किसने? बेस उसके बाद एसिड conjugate base। दूसरे वाला एसिड होगा, दूसरे वाला एसिड सर होगा। गेट वाले केस में हाइड्रोजन आ रहा है ना बाहर से। हाँ तो मतलब क्या कह रहे हो? मैं समझा नहीं। बाहर से आ रहे सही बात है, लेकिन अपन तो डेफिनेशन चलेंगे ना। अगर तुम कह रहे हो मेरे को नहीं पता प्रोटॉन आ रहा है जा रहा है उससे एसिड बेस, ये डेफिनेशन लिख रखी, दैट्स इट। अगर स्पीसीज गेन ऑफ प्रोटॉन से बनेगी तो वो कंजुगेट एसिड है, और अगर स्पीसीज लॉस ऑफ प्रोटॉन से बनेगी तो बेटा दैट इज कंजुगेट बेस। ठीक है। अब एक सवाल होता है कि कौन किसका कंजुगेट एसिड बेस है। तो बेटा कंजुगेट बेस, ये कंजुगेट बेस डिसाइड हो गया। ठीक है, कंजुगेट बेस डिसाइड हो गया। ये किसका कंजुगेट बेस है? किसका कंजुगेट बेस है? ये उसका कंजुगेट बेस है जिसने प्रोटॉन लूज किया। इसने प्रोटॉन लूज किया था तो ये इसका कंजुगेट बेस है। और ये किसका है? ये किसका कंजुगेट एसिड है? जिसने प्रोटॉन गेन किया। तो प्रोटॉन किसने गेन किया? NH3 ने। बस इतना सा है। क्या पहचान पाओगे कौन कंजुगेट एसिड है, कौन कंजुगेट बेस है, और किस किस के कंजुगेट एसिड बेस है? ओके चलिए यस सर। ठीक है। एक लाइन है बेटा कि मान लीजिए आपके पास दो सेपरेट में एसिड्स उठा रहा हूं। ठीक है, उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ पता है मेरे को। एसिडिक स्ट्रेंथ दो सेपरेट एसिड्स हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ जो है उनकी कुछ इस प्रकार है कि एसिड 1 जो है वो स्ट्रॉन्गर है एसिड 2 से। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे एग्जांपल ले लें, CH3COOH स्ट्रॉन्गर है C2H5OH से। बेटा क्या करना है, दोनों के अलग अलग कंजुगेट बेस बनाओ। इसका कंजुगेट बेस क्या होगा सर? इसके अंदर से H प्लस हटा दो। इसका क्या होगा? इसका भी होगा। H प्लस हटाने से जो चीज बचेगी वो इसका कंजुगेट बेस बच जाएगा। बेटा इसको क्या बोल दो? इसको बोल दो CB1 और इसको बोल दो CB2। तो कहता है कि जो एसिड स्ट्रॉन्गर था, जो एसिड स्ट्रॉन्गर था उसका जो कंजुगेट बेस है ना वो वीकर एसिड के कंजुगेट बेस से कमजोर बेस होगा। यानी स्ट्रॉन्गर एसिड का जो कंजुगेट बेस है, स्ट्रॉन्गर का कंजुगेट बेस सर ये है। तो सर ये CH3CO जो है ना ये वीकर होगा क्योंकि ये स्ट्रॉन्गर का था। क्या वीकर होगा? बेस वीकर होगा सर। ऐसे ऑर्डर आएगा बेसिक स्ट्रेंथ का। बेसिक स्ट्रेंथ यानी जो स्ट्रॉन्गर एसिड होगा उसका कंजुगेट बेस वीकर होगा। जिन दो लोगों के बीच में कंपेयर कर रहे हो, यहाँ पे बेटा बेसिक स्ट्रेंथ की बात करेंगे। बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ इज CB2 मोर देन CB1। बोलो भाई क्या ये बात समझ में आ रही है? जो स्ट्रॉन्गर एसिड होगा उसका कंजुगेट बेस वीकर होगा। ठीक है, जो स्ट्रॉन्गर एसिड होगा उसका कंजुगेट बेस वीकर होगा। क्या करना है? दो अलग अलग एसिड उठाने, उनको कंपेयर करना है हमने। अगर उनको कंपेयर करेंगे उनके कंजुगेट बेस की बेस के ऊपर तो हम बता सकते हैं कि कौन सा कंजुगेट बेस बेटर बेस होगा। सर लेकिन कंपेयर क्या करना उसमें? बेसिक स्ट्रेंथ। सर मतलब इस एग्जांपल में सर आपने एच को कंपेयर किया है, एच के एटम जो है। नहीं 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 नहीं, एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ तुम निकालने सीखोगे अभी, धीरे आगे 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 पीएच वगैरह आएगा वहां पे सीखोगे। अभी के लिए मैंने बता दिया है कि एसिडिक स्ट्रेंथ ये होती है, इसकी ज्यादा होती है CH3COH की। एच के बेसिस पे नहीं गिनना है। सर रीजन आगे H, पढ़ेंगे हम इसका। हाँ पीएच निकालेंगे। जिसका पीएच ज्यादा होता है, जिसका पीएच ज्यादा होता है उसका एसिडिक स्ट्रेंथ कम होता है। ठीक है, पीएच निकालना पड़ेंगे फिर आएगा। या फिर बोल सकते जिसका यस के सर। ज्यादा होता। हाँ यस सर। हाँ के ज्यादा होता है उसकी भी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है।
तो ये अभी आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना सा मैंने बता दिया कि CH3COH स्ट्रॉन्गर एसिड होता है, स्ट्रॉन्गर एसिड होता है, ठीक है, ये बात हो गई। इसके बाद आता है कि अच्छा यहाँ पे ना एक स्टेटमेंट लिख लेंगे, स्ट्रॉन्गर एसिड हैज वीकर कंजुगेट बेस। इसके दो तीन मतलब उल्टे सीधे निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो कि स्ट्रॉन्गर बेस हैज वीकर कंजुगेट एसिड, ठीक है, या फिर वीक कंजुगेट एसिड किसका होगा, स्ट्रॉन्गर बेस का होगा, या फिर वीक कंजुगेट बेस किसका होगा, स्ट्रॉन्गर एसिड का होगा, ठीक है। तो ये आप आइडेंटिफाई कर लेंगे। उसके बाद होता है बेटा रिएक्शन की डायरेक्शन, रिएक्शन डायरेक्शन। सर ये ऊपर वाला कुछ समझ में नहीं आया, क्या बोल दिया? कौन सा, ये लाइंस स्ट्रॉन्गर एसिड वाली, सर, दोनों लाइन। ये अरे स्ट्रॉन्गर एसिड होगा उसका वीकर कंजुगेट बेस होगा, स्ट्रॉन्गर एसिड हैज वीकर कंजुगेट बेस। ये कौन है, स्ट्रॉन्गर एसिड, इसका कंजुगेट बेस कैसा है, वीक है, ये बोला है। ऐसे ही अगर बेस 1 होगा और बेस 2 हो गए, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ, सॉरी बेसिक स्ट्रेंथ ऐसे होगी, तो इनके कुछ कुछ कंजुगेट बनेंगे। वो जो कंजुगेट बनेंगे, कंजुगेट एसिड, ये क्या होगा 1 और 2, उनकी बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ऐसा आ जाएगा, उल्टे आ जाते हैं बस। जो स्ट्रॉन्गर है उसका कंजुगेट जो होगा वो वीकर होगा। इन दोनों लाइंस का ये मतलब है, यस ठीक है, सर, आगे समझ आ गया। ओके, ठीक है। चलिए रिएक्शन डायरेक्शन की बात करते हैं। रिएक्शन डायरेक्शन की जो डायरेक्शन है बेटा, स्ट्रॉन्गर टू वीकर होगी, स्ट्रॉन्गर टू वीकर। रिएक्शन कहाँ चलेगा, स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ। इसका मतलब क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड टू वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस टू वीक बेस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल CH3COOH प्लस NH3, इससे क्या बनेगा बेटा, इससे बनेगा CH3COO माइनस प्लस NH4 पॉजिटिव। यहाँ पे बेटा एसिड ये है और दूसरी तरफ कंजुगेट एसिड ये है। मुझे पता है CH3COOH is stronger acid than NH4 पॉजिटिव। ये इनका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, AS का ऑर्डर है, ठीक है, ये इनका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो गया। और रिएक्शन की डायरेक्शन क्या होगी, एसिड अगर ये वाला स्ट्रॉन्गर है और ये वाला वीकर है तो रिएक्शन की डायरेक्शन फॉरवर्ड। अगर यहीं पे उल्टा लिख देता, NH4 पॉजिटिव प्लस CH3COO माइनस से क्या मिल रहा है, CH3COOH प्लस NH3, तो आप आइडेंटिफाई करते कि ये वाला क्या है, दिस इज स्ट्रॉन्गर, दिस इज वीकर। रिएक्शन डायरेक्शन बैकवर्ड हो, स्ट्रॉन्ग टू वीक मिलेगी मुझे रिएक्शन की डायरेक्शन। कोई डाउट इस बात में? चलिए अगर ये क्लियर है तो एक चीज पढ़ लेते हैं, एम्फोटेरिक स्पीसीज क्या होती है। एम्फोटेरिक स्पीसीज, एम्फोटेरिक स्पीसीज, एम्फोटेरिक स्पीसीज का मतलब बेटा these act as acid in presence of base। अगर इनके ऊपर आपने कोई बेस डाल दिया तो ये एसिड एक्ट करेंगे, और अगर आपने इनके ऊपर कोई एसिड डाला तो फिर ये बेस एक्ट करने लग जाएगी इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, इन प्रेजेंस ऑफ बेस। फॉर एग्जांपल बेटा आपने कोई बेस था आपके पास, आपने किसी एक्स सब्सटेंस के ऊपर बेस डाला और आपने देखा कि वो रिएक्शन दे रहा है। बेटा बेस सिर्फ एक ही चीज से रिएक्शन देगा, वो है एसिड, ठीक है। अगर कोई भी चीज बेस है और वो रिएक्शन दे रही किसी दूसरी चीज से, तो वो दूसरी चीज पक्का पक्का एसिड होगी, ठीक है। आपने कहा ठीक है भाई एक्स जो है ना वो एसिडिक नेचर का है, ठीक है। फिर आपने क्या किया, आप एक एसिड उठा के लाए, उसके अंदर भी आपने एक्स मिक्स किया, इसने भी रिएक्शन दे दिया, गिव्स रिएक्शन, गिव्स रिएक्शन। मैंने कहा यार एसिड के साथ तो बेस ही रिएक्शन दे सकता है, तो एक्स बेसिक नेचर का भी है,
उसने कहा हाँ होगा। तो बेटा X जो है उसका नेचर फिर क्या डिफाइन किया गया है, एम्फोटेरिक, कि ये दोनों नेचर दिखा सकता है। एम्फोटेरिक नेचर का मतलब है कि दोनों नेचर शो कर सकता है। जब इसके ऊपर बेस डालोगे तो ये एसिडिक नेचर शो करेगा, जब इसके ऊपर एसिड डालोगे तो ये बेसिक नेचर शो करेगा। ठीक है, इसका एग्जांपल है बेटा, एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल है बहुत ही कॉमन चीज, वाटर। वाटर जो है इसका एग्जांपल है H2O। ठीक है बेटा, H2O के अंदर जब आप HCl मिक्स करोगे, ठीक है, HCl इज एसिड, ये क्या है एसिड, और अगर इसके साथ H2O रिएक्शन देगा, क्या देता है बेटा, रिएक्शन देता है H3O पॉजिटिव प्लस Cl माइनस। दिस इज नथिंग बट डिसोसिएशन ऑफ दिस एसिड। ठीक, आप इस चीज को सिंपल HCl एक्वस से H प्लस एक्वस भी लिख सकते हो, प्लस Cl माइनस एक्वस। ठीक है, H प्लस एक्वस इज इक्वल टू H3O पॉजिटिव, बट द पॉइंट इज कि HCl जो है इसके साथ रिएक्ट कर जाता है। अगर इसने रिएक्ट किया बेटा तो HCl के साथ ये कैसा एक्ट कर रहा है, बेस एक्ट कर रहा है, बेस एक्ट कर रहा है। अगर बेटा यहीं पे मैं एक बेस ले लेता, H2O के साथ एक बेस ले लेता NH3, अमोनिया इज अ बेस, उसके साथ बेटा ये क्या करता, ये मुझे NH4 पॉजिटिव प्लस OH माइनस ये प्रोड्यूस कर देता। जैसे ही ऐसा प्रोड्यूस करता, मैं कहता कि ये एक बेस है और इसने जिस भी चीज के साथ रिएक्शन दिया वो पक्का एसिड होनी चाहिए। ठीक है, कोई डाउट इन बातों में? तो सर ठीक है, सर चलो, मतलब H2O जो है एसिड बेस दोनों है क्या इसका मतलब? दोनों एक्ट कर सकता है, एक्ट कर सकता है दोनों, डिपेंड सर करता ये है। एम्फोटेरिक हो गया मतलब? ये एम्फोटेरिक हो गया बिल्कुल। सो द वाटर इज एम्फोटेरिक। सर H2O न्यूट्रल है। न्यूट्रल नहीं है, न्यूट्रल नहीं सर है। वो तो न्यूट्रल होता है ना। न्यूट्रल क्या है, रिएक्शन ही नहीं देगा। न्यूट्रल चीज रिएक्शन नहीं देगी, ना एसिड से रिएक्शन देगी ना बेस से देगी। ठीक है, ये दोनों से रिएक्शन दे रहा है, दस वाटर इज एम्फोटेरिक। न्यूट्रल अगर कोई चीज है, नीदर एसिडिक नोर बेसिक। ठीक है, न्यूट्रल जो कोई चीज होगी वो किसी से भी रिएक्शन नहीं देगी, ना एसिड से देगी, ठीक है, नो रिएक्शन, और बेस से भी नहीं देगी। न्यूट्रल अलग है, एम्फोटेरिक अलग है। ठीक है जी, यस सर। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे।